हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसको समझेंगे कि कोई भी अगर कंटेनर हम कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक कंटेनर बनाया। ये इस तरह का कंटेनर है और इसके अंदर गैस प्रेजेंट है। इस कंटेनर के अंदर गैस है और वैसे तो ये 2 डायमेंशनल है। हम मान लेते हैं कि ये एक क्यूब है। ठीक है, ये एक क्यूब है और इस क्यूबिकल कंटेनर के अंदर कुछ गैस है। अब उस गैस की क्वांटिटी हम मान लेते हैं कितनी है, म्यू किलो मोल। म्यू किलो मोल्स। अब होगा ये कि गैस के वजह से, गैस अंदर प्रेजेंट है, इसके वजह से ये जो वॉल है कुछ प्रेशर फील करेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि इस वॉल के ऊपर कुछ प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर किसके वजह से लगता है, हम ये मानते हैं कि अगर कोई आइडियल गैस है तो उसका जो प्रेशर है वो मॉलिक्यूल्स के वजह से लग रहा है। और यही हमारा इस डेरिवेशन में हमारा काम है। हमें ये पता करना है कि किस तरह से कोई मॉलिक्यूल की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है और उस प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या है। हम किस तरह से, अगर हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन हो और कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसके वजह से हम प्रेशर निकाल सकते हैं। अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कुछ बातें पहले से पता होनी चाहिए जिसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो उनमें से सबसे पहली बात ये है कि हमारा ये क्यूबिकल कंटेनर है, इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ गैस, ये अमाउंट है गैस का। ठीक है, हम यहाँ मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है। n हमारा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और इस जो क्यूबिकल कंटेनर है इसका वॉल्यूम क्या है, v है। तो हम सबसे पहले यहाँ से नंबर डेंसिटी निकालेंगे। नंबर डेंसिटी ये क्या है? नंबर डेंसिटी हमें ये बताएगा कि इस वॉल्यूम के पर यूनिट वॉल्यूम में, अगर ये इस वॉल्यूम का मैं किसी भी यूनिट वॉल्यूम को कंसीडर करूं तो उस वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय v। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा और इस n की जो यूनिट है वो मीटर राइज टू द पावर -3 है। ठीक है, मीटर पर क्यूबिक कहते हैं इसे। तो ये हो गया आपका नंबर डेंसिटी। अब ये कंसिडर कर लिया। अब आते हैं कुछ काइनेटिक थ्योरी की अजम्पशंस के ऊपर। काइनेटिक थ्योरी में कुछ ऐसी अजम्पशंस हैं जिसकी सेपरेट वीडियो बनेगी, बट यहाँ पर जो यूज़ होने वाली जो अजम्पशंस हैं मैं उसको बताऊँगा आपको। तो दो चीज़ें आपने देख ली यहाँ पर, दो तीन चीज़ें। नंबर डेंसिटी जिसका हम अभी यूज़ करेंगे। सबसे पहली अजम्पशन जो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ वो ये है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है कहीं से भी, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। ठीक है, अब इसका हम यूज़ किस तरह से करेंगे वो भी देखेंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक अजम्पशन ये भी है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में रहते हैं। कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में रहते हैं। रैंडम मोशन का मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर आप पता प्रेडिक्ट करना चाहें कि ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा तो उसका कुछ भी आपको पता नहीं चलने वाला। आप नहीं पता लगा सकते, वो कम्प्लीटली रैंडम है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है रैंडमनेस। अब आप देखेंगे इस अजम्पशंस के वजह से किस तरह से इस काम को आसान बनाया गया। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मॉलिक्यूल्स। दूसरा, रैंडमनेस की कंडीशन हमारे पास आ गई। जो यहाँ पर तीसरी कंडीशन है, जो तीसरा एजम्पशन है वो ये है कि मॉलिक्यूल्स को हम परफेक्टली हार्ड इलास्टिक स्फेयर की तरह कंसीडर करेंगे। ठीक है, हार्ड स्फेयर्स। हार्ड स्फेयर्स, इसमें होगा ये कि जब भी मोमेंटम का ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ पर कोई भी, जैसे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हुआ या मॉलिक्यूल का वॉल से कोलिजन हुआ, तो अब वहाँ पर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं देखने को मिलेगा। जो मोमेंटम का ट्रांसफ़र होगा वो कंप्लीट होगा। अब ये हो गया हार्ड स्फेयर। ठीक है, मतलब यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन होगा।
अब एक और जो लास्ट में यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ वो ये है कि जो भी गैस है, इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स सेम स्पीड से नहीं ट्रैवल करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी अपनी एक अलग स्पीड होगी, वो अपने अलग स्पीड से चलेंगे। जैसे मैंने मान लीजिए कि एक ग्रुप बना दिया, ये 3 ग्रुप बना दिए मैंने, और इन ग्रुप में जो मॉलिक्यूल्स आएंगे ना, उनकी स्पीड क्या होगी, सेम होगी। इस ग्रुप में, एक ग्रुप में जो मॉलिक्यूल है, अगर मैंने कंसीडर कर लिया कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मैंने ग्रुप 1 में रखा है, तो उस ग्रुप 1 वाले जो मॉलिक्यूल्स है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो फिक्स होगी। बट जो दूसरा ग्रुप है ना, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इन मॉलिक्यूल से उन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे ग्रुप में इनको हम डिवाइड कर देंगे। हम इसको जी ग्रुप में या आई ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कंसीडर किया है मैंने, इसी से डेरिवेशन डेरिवेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपने बात समझ में आ गई कि हमने बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड कर दिया सबसे पहले तो। और ये मानेंगे कि ग्रुप 1 में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, n1 है, मतलब नंबर डेंसिटी क्या है, n1 है। ग्रुप 2 में n2, ग्रुप 3 में n3। इस तरह से हम यूज़ करेंगे। ओके, अब बात करते हैं मोमेंटम की। नहीं, अच्छा हाँ, अब बात करनी है हमें रैंडमनेस की। रैंडमनेस से क्या हो रहा है और वो क्यों बहुत ज़रूरी है। अब इस एक ग्रुप 1 में से मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया, ग्रुप 1 में से मैंने एक मॉलिक्यूल चूज़ कर लिया है, वो ये रहा। मैंने मान लिया कि ये मॉलिक्यूल है, मैंने इसको चूज़ कर लिया। इसकी जो वेलोसिटी होगी वो तीनों डायरेक्शन में इक्वली प्रोबेबल होगी, जो कि रैंडमनेस की कंडीशन है कि हमें नहीं पता कि कौन सा मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में जाएगा। इक्वली प्रोबेबल है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। हम नहीं बता सकते कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा। बट हाँ, इतना ये है कि हम ये मान सकते हैं कि जिस भी डायरेक्शन में जाए तो इसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट होगा। अगर ये इस डायरेक्शन में है तो इसका नेगेटिव वी एक्स, कुछ मतलब एक्स एक्सिस के अलाउंग कुछ ना कुछ तो कंपोनेंट होगा ही होगा, कहीं भी जाए ये। क्योंकि यहाँ पर हमने माना है कि तीनों डायरेक्शन इसके लिए इक्वली प्रोबेबल है। अब आप कहोगे कि डायरेक्शन तो बहुत सारी हो सकती हैं, हम 3 के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं। तो 3 के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि किसी भी डायरेक्शन को आप इन तीनों ये जो तीनों आपके कंपोनेंट है इसका यूज़ करके लिख सकते हो। ये क्लियर है, इसलिए मैं 3 डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये जो मॉलिक्यूल मैंने चूज़ किया है इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि एक्स, इसकी वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो वी एक्स है। अब क्या किया गया, इसको अभी हम यहीं रोकते हैं। जो रैंडमनेस की जो कंडीशन आई उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर मैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जितने भी कंपोनेंट हैं, एक्स वाई जेड वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं, उनके स्क्वायर का, ठीक है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड जब लिखते हैं तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ये इस तरह से मैंने इसका क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखा है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अगर ये मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में जाए या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाए, मैग्नीट्यूड उसका यही रहेगा। इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर का यूज़ करेंगे और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिया और उसका जो ये मैग्नीट्यूड है, एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, उन सब का हमने क्या ले लिया, एवरेज ले लिया, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर इससे। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी एक्स स्क्वायर बार, ये भी लिख सकते हैं। तो रैंडमनेस की कंडीशन के वजह से जब तीनों डायरेक्शन इक्वली प्रोबेबल है तो उस कंडीशन में जो इनके कंपोनेंट्स के स्क्वायर का जो एवरेज आ रहा है वो भी इक्वल होगा। सॉरी, ये वी वाई है और ये वी जेड स्क्वायर। ये कंडीशन है रैंडमनेस की। अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि जो आपकी वेलोसिटी है, जो मोशन है इसका, वो रैंडम है। क्यों नहीं कह सकते, एक छोटा सा एग्जांपल फटाफट मैं आपको दे देता हूँ। मान लीजिए आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिए और उसका जो उसके मैग्नीट्यूड, एक्स कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी के, उन सारे मॉलिक्यूल्स का, उसका एवरेज निकाला और हुआ ये कि जो एवरेज की वैल्यू है वो ज़्यादा आ गई, किससे, दूसरे कंपोनेंट के एवरेज वैल्यू से।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्स डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो रैंडमनेस की कंडीशन ही हमने वो कर दी, मतलब गलत कर दिया कि वो रैंडम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो प्रेफरेंस आ गई, रैंडमनेस की बात कहाँ रही फिर। ठीक है, इसलिए रैंडमनेस के लिए ये जो कंडीशन है वो मस्ट है। अब इतनी बात जब हमने समझ ली है तो अब हम आते हैं एक्चुअल डेरिवेशन पर प्रॉपर डायग्राम के साथ। अब आपको ये याद रखना है कि N1 ग्रुप जो है, जो फर्स्ट ग्रुप है मॉलिक्यूल्स का, उनमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया है और इसी से हम अपनी डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैंने अभी आपको जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि मैंने बहुत सारे ग्रुप में मॉलिक्यूल्स को बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। मैं फिर से लिख देता हूँ वो ग्रुप्स कौन कौन से, 1 2 3 4 एंड आइथ ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में N1 मॉलिक्यूल्स, सेकंड में N2, थर्ड में N3 एंड सो ऑन एंड आई। तब हम क्या कंसीडर करेंगे, फर्स्ट ग्रुप का एक मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे जो कि मैंने यहाँ पर बना दिया है, और उस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है उसको हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे, या आप वेक्टर आपने पढ़ा होगा उसका यूज़ करेंगे। v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 x स्क्वायर प्लस v1 y स्क्वायर प्लस v2 v1, एक मिनट, v1 z स्क्वायर। अब इसको हम नाम देते हैं टैग्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, हम कहते हैं कि हमने एक मॉलिक्यूल को टैग कर दिया है। अब आते हैं ज़रा, जैसा कि आप जानते हो कि काइनेटिक थ्योरी के अंडर आता है, तो काइनेटिक थ्योरी में हम क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लॉज हैं उनका यूज़ करते हैं और उससे अपने रिजल्ट को डिराइव करते हैं। हमें यहाँ पर प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर निकालने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हम यहाँ पर फोर्स से डील करेंगे। फोर्स से डील करने के लिए हमें क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए, जो कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा, एक एजम्पशन और था काइनेटिक थ्योरी का, वो ये था कि कोई भी मैटर जो बना हुआ है ना, वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल से बना हुआ है। आइडेंटिकल मतलब कि वो मॉलिक्यूल जो है उनका मास वगैरह जो है वो सब कुछ सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। तो जो मैंने मॉलिक्यूल चूज़ किया है, मान लेते हैं उसका मास m है। अब आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। अच्छा, एक बात और ध्यान देने के लिए कि मैं अब यहाँ पर इसके x कंपोनेंट को कंसीडर करूँगा, y कंपोनेंट और z को कंसीडर नहीं करेंगे। हम x कंपोनेंट के लिए रिजल्ट निकालेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको जनरलाइज कर देंगे तीनों कंपोनेंट के लिए। उसको हम कहते हैं जनरलाइज करना। वो किस तरह से करेंगे वो हम आगे देखते हैं। क्यों हम ऐसा क्यों कर पाएंगे, क्योंकि जो इसका x कंपोनेंट है, z और y कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक के लिए हम निकालेंगे और फिर इन दोनों के लिए हम जनरलाइज कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ Vx कंपोनेंट, जो आपका x कंपोनेंट है, उसे कंसीडर करता हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि ये मॉलिक्यूल जो है पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। इस क्यूबिकल बॉक्स का जो ये वॉल है A2, इसकी तरफ। अब हम मान लेते हैं कि क्यूबिकल बॉक्स की जो लेंथ है वो L है। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल है वो x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। होगा ये कि यहाँ से जब ये यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है, तो इस वॉल से ये कोलाइड करेगा। अब कोलाइड करने के बाद, अब जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन की वजह से क्या होगा, ये रिबाउंड हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, रिबाउंड हो गया। यहाँ पर चेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, स्पीड सेम रहेगी। तो अगर इनिशियली यहाँ पर इसका जो मोमेंटम था वो था mv1x, ये इसका इनिशियल मोमेंटम था, और यहाँ पर वॉल को हिट करने के बाद जो डायरेक्शन में चेंज आया उसकी वजह से जो इसका फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, नेगेटिव v1x, क्योंकि अब इसकी जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये हमारा फाइनल मोमेंटम हो गया और ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब यहाँ से हम ये पता करते हैं कि टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या आया। चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम सब्ट्रैक्ट करेंगे हम उसमें इनिशियल मोमेंटम को। तो जो फाइनल मोमेंटम है वो है मेरा -mv1x,
और जो इनिशियल मोमेंटम था वो क्या था, mv1x। तो ये आ गया -2mv1x। ये तो हो गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर मैं सब में लिख देता हूँ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल का चेंज आया है मोमेंटम में। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अब इसने वॉल को हिट किया। हिट करने की वजह से क्या हुआ, मोमेंटम में चेंज आया। मोमेंटम में चेंज क्यों आया, क्योंकि कुछ फोर्स लगा मॉलिक्यूल के ऊपर, कुछ फोर्स लगा, उसके वजह से चेंज हुआ। अब उतना ही फोर्स, जैसे ये फोर्स लगाया किसने, वॉल ने लगाया, वॉल ने उसके ऊपर फोर्स लगाया। अब इतना ही फोर्स तो वॉल के ऊपर भी लगा होगा, मानते हो इस बात को। अब जो वॉल के ऊपर जो फोर्स लगा उसका मैग्नीट्यूड जो है सेम होगा, बट उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वॉल है, वॉल के जो मोमेंटम में चेंज आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा पी वॉल इज इक्वल टू, साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, 2mv1x। अब यहाँ पर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको चेंज इन मोमेंटम तो पता चल गया। अब इस वॉल का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसमें टाइम कितना लग रहा है वो इम्पॉर्टेंट है जानना, जिसको हम कहेंगे डेल्टा टी, जिससे हम अपना फोर्स निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल जो है आपका A1 से स्टार्ट हुआ, वॉल A1 से स्टार्ट हुआ, A2 पर इसने कोलाइड किया, जिससे कि हमने ये पता किया कि जब भी कोई मॉलिक्यूल किसी भी वॉल से कोलाइड कर रहा है तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है वॉल के मोमेंटम में। अब ये मॉलिक्यूल यहाँ पर जाके यहाँ इसको हिट करता है, वापस आके अपना A2 जो वॉल है उसके ऊपर फिर कोलाइड करेगा, ठीक है, तो इसका मोमेंटम फिर से चेंज होगा। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ जाना और यहाँ से लेके यहाँ पर आना, इतने समय में वॉल का जो मोमेंटम है वो चेंज हुआ है। इतना टाइम लगा इस मोमेंटम को चेंज होने में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ सकता है और आना भी चाहिए कि अगर ये वॉल है और इसके ऊपर हम किसी बॉल को कोलाइड करते हैं तो हम ऐसा टाइम क्यों ले रहे हैं। जैसे एक और ये बॉल है, यहाँ पर ये इस बॉल को इसने हिट किया, ये बॉल हिट करके वापस इस बॉल को हिट करता है और फिर वापस आके इस बॉल को हिट करता है। तो हम ये वाला टाइम क्यों ले रहे हैं, जो कि हमें फोर्स के लिए पता है कि एक्चुअल जो चेंज इन मोमेंटम आया और वो कितने देर में चेंज हुआ, जो कि बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए, मतलब जिसको हम कोलिजन टाइम कहते हैं, उस कोलिजन टाइम को अपने जो dt बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल है वो क्यों नहीं लिया। उसके पीछे कई रीज़न है। सबसे पहला रीज़न हमारे पास ये है कि काइनेटिक थ्योरी की अजम्पशन में ही ये कहा गया है कि जो कोलिजन का टाइम इंटरवल होता है ना, कोलिजन का जो टाइम इंटरवल है वो नेग्लिजिबल होगा इन कंपैरिजन टू टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अब यहाँ पर फिर से इस वॉल से जो कोलिजन हुआ, जो उसका टाइम इंटरवल है उसके कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल है, हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो ये टाइम इंटरवल हम नहीं ले रहे इस वजह से। एक कारण और है जो कि कॉन्सेप्चुअल है, जो कि मुझे नहीं पता कि उस वजह से ये अजम्पशन लिया गया था या ये भी एक कारण है। तो वो कारण ये है कि मान लीजिए कि आपने, अच्छा हाँ, dt जब आप यूज़ करेंगे चेंज इन मोमेंटम में तो आपको किस तरह का फोर्स मिलेगा, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। तो जब आप dt का यूज़ करेंगे तो आपको किस तरह का फोर्स मिलेगा, आपको इंस्टेंटेनियस मिलेगा फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स, ये जो उस टाइम पे जो फोर्स लगा वो। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर ये चाहिए कि ये जो मॉलिक्यूल है कितनी बार आके इस वॉल को हिट कर रहा है और कितनी जल्दी हिट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। यहाँ पर उसकी वॉल को एक मॉलिक्यूल की हिट करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि जब जब ये मॉलिक्यूल सेम वॉल को हिट कर रहा है तब तब उसकी जो सेम वॉल, में A1 की बात कर रहा हूँ अभी, A1 को जब जब ये वाला मॉलिक्यूल हिट कर रहा है तब तब इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है वॉल का। तो हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमने इंस्टेंटेनियस फोर्स को कंसीडर कर लिया, तब आप क्या इस बात से ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारा आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV = nRT, ठीक है।
अच्छा, ये रहा प्रेशर और ये रहा nRT डिवाइडेड बाय V, ये वॉल्यूम है। अब ये मान लेते हैं कि ये जो क्यूबिकल कंटेनर है जिसकी लेंथ L है, अब ये इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का हो गया। इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब जैसे आपका V जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, आपका प्रेशर किसकी तरफ बढ़ेगा, ज़ीरो की तरफ बढ़ेगा। अगर आप इंस्टेंटेनियस को लेते हो तो आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर एक बार ये मॉलिक्यूल यहाँ से गया तो वापस इस बॉल को कभी हिट करेगा ही नहीं। अगर एक बार इसने हिट कर दिया जिससे आपने F इंस्टेंटेनियस ले लिया, उसके बाद तो कभी इसको हिट करेगा ही नहीं, तो आप प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं इस मॉलिक्यूल से। तो यही रीज़न है कि हम डेल्टा टी टाइम इंटरवल लेते हैं कि कितना टाइम लगा है किसी मॉलिक्यूल्स को किसी वॉल को हिट करने में, फिर से वो हिट कितनी देर में कर रहा है, या किसी मॉलिक्यूल के एक वॉल को हिट करने की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो उसके लिए हम डेल्टा टी का यूज़ करेंगे। डेल्टा टी कैसे निकलेगा, वो टाइम इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ वापस आने का टाइम। तो आपको पता है ये लेंथ L है, तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सेम पॉइंट पर आने के लिए 2L, और इसकी जो वेलोसिटी है, x कंपोनेंट जो है इसकी वेलोसिटी का, वो है vx। तो ये टाइम लगेगा 2L/vx। तो ये पॉइंट जो है ना आपको याद रखना है, और मेरे ख्याल से तो अभी हमेशा याद रहेगा आपको, इसका जो रीज़न है डेल्टा टी लेने का। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब आ गया हमारे पास डेल्टा टी। अब यहाँ से हम निकालेंगे कि कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम कितना फोर्स लग रहा है इस वॉल पे। तो वो फोर्स हमारा आएगा F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो डेल्टा P की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2mVx डिवाइडेड बाय, अच्छा ये V1x है यहाँ पर, सॉरी, ये आ गया आपका 2L मल्टीप्लाइड बाय V1x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आएगी एक मॉलिक्यूल के वजह से, वो आएगी mV1x स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। ये जो आपका फोर्स आया है, ठीक है, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ 1x, एक मॉलिक्यूल की वजह से आया है, एक मॉलिक्यूल की वजह से। अब अगर मुझे पता करना है कि जो भी मैंने ग्रुप कंसीडर किया था N1 ग्रुप, तो टोटल कितना फोर्स लगेगा पूरा एक ग्रुप के वजह से, वो कैसे निकालेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको लिखेंगे F1x इज इक्वल टू, यहाँ पर आप N1 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। ठीक है, तो ये आ गया आपका फोर्स पूरे एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो अब ऐसे हमारे पास कितने ग्रुप हैं, आई ग्रुप हैं, तब उनकी वजह से टोटल हम निकालेंगे। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, प्रेशर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें प्रेशर मेज़र करना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहाँ पर किसके ऊपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, वॉल के ऊपर, तो वॉल का एरिया हमें पता करना होगा। तो क्यूब है, ये साइड L है, ये साइड भी L है, तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा L स्क्वायर। ठीक है, ये L स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रेशर निकालने के लिए, प्रेशर ड्यू टू फर्स्ट ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द साइड, ये जो एक्स एक्सिस पर जो वॉल है आपके, उसकी बात हो रही है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जिनका फेस है। तो ये आएगा आपका F1x डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, जो होगा mn1 v1x स्क्वायर डिवाइडेड बाय L क्यूब। अब इसको हम आगे यूज़ करते हैं और सारे ग्रुप की वजह से जो प्रेशर है वो निकालते हैं। तो ये आ गया एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपका फर्स्ट ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल है उसके वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो। अब हम और देखते हैं सेकंड ग्रुप की वजह से कितना प्रेशर लगेगा, उसको हम लिखेंगे P सब 2x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा mn2 v2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय L क्यूब। इसी तरह से आपके पास कितने हैं, सॉरी, हमारे पास I ग्रुप है जिसको हम लिखेंगे PIX। यहाँ पर आप PGX भी लिख सकते हैं,
अभी हम आगे यूज़ करेंगे तो कन्फ्यूज़न ना हो, मतलब आप समझ जाओ कि आप जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके वजह से हम टोटल प्रेशर निकालने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो सबसे लास्ट ग्रुप है उसके वजह से जो प्रेशर लग रहा है यहाँ पर, वो हम लिखेंगे एन जी वी जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल क्यूब। तो जो सारा प्रेशर होगा, जिसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर पी एक्स, वो किसके इक्वल होगा? समेशन ऑफ ऑल पी आई। ठीक है, जितने भी ग्रुप थे हमारे उन सब का समेशन। इसको हम कैसे लिखेंगे? सॉरी, यहाँ पर एक्स कंपोनेंट के जो ग्रुप हैं वो लिखना है हमें। इसको हम लिखेंगे m डिवाइडेड बाय एल क्यूब। ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये आप सबको ऐड करेंगे तो ये m बाय एल क्यूब तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे हम समेशन का साइन i इज़ इक्वल टू 1 से लेके g तक। g ग्रुप में हमने डिवाइड किया था, और इसको हम लिखेंगे एन आई वी आई एक्स स्क्वायर। अब ये आपके पास जो आया है, अब हम यहाँ पर एक एवरेज वेलोसिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं एक्स कंपोनेंट के लिए। इसको हम लिखते हैं समेशन ऑफ एन आई वी आई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है? एन आई वी आई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो आप देख सकते हो कि इसका यूज़ करके हम इसके जगह, ये जो आपका टर्म है, इस टर्म की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एम एल क्यूब एन वी एक्स स्क्वायर बार। हम इसको ये लिख सकते हैं। तो ये तो आपका आ गया प्रेशर एक्स एक्सिस के अलोंग सारे ग्रुप ऑफ, मतलब सारे जितने भी ग्रुप हैं मॉलिक्यूल्स के, उनके वजह से एक्स एक्सिस के अलोंग। अब एक्स एक्सिस के अलोंग दोनों फेस आते हैं, जो फेस इधर था और जो दूसरा फेस इधर था। इन वॉल का हमें पता चल गया। अब हम यूज़ करते हैं रैंडमनेस वाली कंडीशन और कुछ और लिखते हैं। रैंडमनेस वाली कंडीशन क्या थी कि जो हमारा वी एक्स स्क्वायर का एवरेज है वो इक्वल है वी वाई स्क्वायर के एवरेज के, और ये इक्वल है वी जेड स्क्वायर के एवरेज के। अब हमने यहाँ पर अपना वेलोसिटी का जो मतलब मैग्नीट्यूड है वो इस तरह से लिखा है वी स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे वी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। अब हम इसका एवरेज लेंगे, वी स्क्वायर का एवरेज लेंगे, तो इसका एवरेज आएगा वी एक्स स्क्वायर का एवरेज प्लस वी वाई स्क्वायर का एवरेज प्लस वी जेड स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये जो हमारी कंडीशन आई थी रैंडमनेस से, इसका यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करने पर आप लिख सकते हो इसको 3vx स्क्वायर बार, और यहाँ पर vx स्क्वायर बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3 v स्क्वायर बार। तो यहाँ पर अब vx स्क्वायर बार की जगह हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको आगे लिखते हैं और देखते हैं कि आगे हम किस तरह से इसका पता करेंगे कि कितना प्रेशर लग रहा है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो आपका वी एक्स स्क्वायर बार है ना, उसके जगह हम लिखेंगे वी स्क्वायर बार डिवाइडेड बाय 3। तब वो लिखने पर हम लिखेंगे इसको P इज़ इक्वल टू एम एल क्यूब एन वी एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम, सॉरी वी स्क्वायर बार, और 3 आ जाएगा। इसको इस तरह से लिखते हैं अच्छे से 1/3 एम एन वी स्क्वायर बार डिवाइडेड बाय एल क्यूब। अब ये जो आपको क्वांटिटी दिख रही होगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एल क्यूब जो है, इसको हमें पता है क्या लिखते हैं हम? नंबर डेंसिटी। ठीक है, ये है आपका नंबर डेंसिटी। अब ये क्लियर हो गया। तो इसको जब हमने नंबर डेंसिटी लिखा तो ये आया 1/3 एम एन वी स्क्वायर बार। तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया आपका प्रेशर का। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में एक मिस्टेक कर दी, और मिस्टेक ये की है कि जो मैंने आपको कहा था कि ये N1 है, तो वहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, वो नंबर डेंसिटी नहीं था। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। तो एक ग्रुप में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो था ये, और ये जो n है यहाँ पर ये अलग है, इसको हम नंबर डेंसिटी कहेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया था।
ठीक है, ये एक प्रेशर का एक्सप्रेशन आ गया। दूसरा एक्सप्रेशन आप ये लिखा ही हुआ था, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/3 mn(v²) बार। अब एक ख़ास बात यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने यहाँ से जो सबस्क्रिप्ट में मैंने जो x लगाया था वो हटा दिया है। तो ये जो प्रेशर देगा ना वो आपको तीनों एक्सिस के अलोंग जो प्रेशर लग रहा है ना वॉल्स पर, उसका ये वो प्रेशर की आपको ये वैल्यू बता रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर देते हैं, इसके अंदर कुछ और फार्मूलाज निकाल लेते हैं यहाँ पर। वो ये आ जाएगा आपका 1/3 mn के जगह आप डेंसिटी लिख सकते हैं। आप ये नंबर डेंसिटी है उसे आप मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मास डेंसिटी मिलेगा, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा आपका v²। ये भी एक प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन है। तो ये आपके पास कुछ फार्मूलाज आ गए हैं। तो यही है आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। इधर लिख देते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, इस v² बार के जगह कर आपको कहीं कहीं ये भी मिल सकता है इस तरह से। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये तो हो गया आपका प्रेशर। अब जो हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो हम निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है। बट उसके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पर ही हम बता देते हैं आपको। उसके लिए क्या करेंगे, अगर हम मानते हैं VRMS को इज इक्वल टू √(v² बार, अगर मैं इसको VRMS के इक्वल मान लेता हूँ तो इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से लिखेंगे और वो देखते हैं। ये होगा आपका 1/3 mn VRMS² इज इक्वल टू P। तो रूट मीन स्क्वायर आपको अगर स्पीड दी गई हो तो उससे भी आप प्रेशर निकाल सकते हैं। ये भी आपके पास एक फार्मूला आ गया है। तो ये कुछ तरीका था इसको डिराइव करने का। तो कैसा लगा आपको वो भी बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर और रूट मीन स्क्वायर स्पीड हम कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।